बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एग्जांपल है। डिटरमिन द रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम R3 to R3 इज डिफाइंड एज Tx इज इक्वल टू Ax फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R3 वेयर जो मैट्रिक्स A है इट इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो हमें रेंज ऑफ टी फाइंड करनी है। तो जो हमारी रेंज ऑफ टी की डेफिनेशन है वो यहाँ पे वही होगी, द collection of those vectors of R3 W belongs to R3 such that Tx is equal to W for some x belongs to R3। आपको याद होगा जब हमने रेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो इसी तरह से पढ़ी थी कि अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 से R3 में, तो R3 के उन वेक्टर्स की कलेक्शन जो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज बने अंडर टी। तो ये देखें, यानी R3 के उन एलिमेंट्स की, उन वेक्टर्स की कलेक्शन जो कि इमेज बने R3 के डोमेन के, क्योंकि यहाँ डोमेन और रेंज दोनों R3 है, तो R3 के किसी ना किसी वेक्टर की इमेज बने, तो उनकी कलेक्शन होगी रेंज ऑफ टी। अब हमें चूंकि यहाँ डेफिनेशन में बताया गया है कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू W बिलोंग्स टू R3 सच दैट टी एक्स की जगह हम पुट कर देंगे ए एक्स इज इक्वल टू W फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू R3। यानी हमें ये W फाइंड करने हैं। अब ये W हमने फाइंड करना है, तो Therefore हम W इज इक्वल टू, ये इक्वल है ए एक्स के, और x किसको बिलोंग करता है, R3 को। तो यहां से हम W को फाइंड करेंगे। W इज इक्वल टू मैट्रिक्स A हमें गिवन है, ये यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 1 1 2 1 3 -1 -2 0, और साथ में ये जो x है हमारा, ये x किसको बिलोंग करता था, R3 को, यानी ये कॉलम वेक्टर होगा हमारा जिसमें 3 टुपल्स होंगे, और मैं ये ले लेता हूं x1 x2 x3। ये हमने इसका ax की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने w को फाइंड करना है, यानी रेंज के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, किस तरह के होंगे। तो यहाँ पे अब आप नोट करें कि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को, इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, तो यहाँ पे ये जो पहली रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 और माइनस x3। इसी तरह से ये हमारी सेकंड रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x1 प्लस x2 माइनस 2x3, और इसी तरह ये थर्ड रो भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x1 प्लस 3x2 और ये प्लस 0x3। अब मैं इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स हमारा आया ये एक कॉलम मैट्रिक्स आया है, तो इसका जो कॉलम की फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 टर्म्स का सम है। कॉलम का ये जो हमारा सेकंड एलिमेंट है ये भी 3 टर्म्स का सम है, और थर्ड एलिमेंट भी 3 टर्म्स का सम है। तो मैं इसे सम ऑफ 3 मैट्रिसेस में लिख सकता हूँ, x1 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 प्लस 2x2 x2 3x2, और उसके बाद प्लस -x3 -2x3 और ये 0x3। अब यहाँ से जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ से मैं x1 कॉमन लूँगा,
तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 1 1। इसी तरह प्लस यहाँ से मैं x2 कॉमन लूँगा तो ये हमारे पास आएगा 2 1 3। उसके बाद यहाँ से मैं x3 कॉमन लूँगा तो यहाँ हमारे पास आएगा -1 -2 एंड 0। अब आप नोट करें ये हमारा W था और ये जो x1 x2 x3 हैं ये हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स। तो अगर आप नोट करें ये जो हमारा W वेक्टर है किसका, रेंज ऑफ T का, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है इन तीन वेक्टर्स का। ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये वाला और ये वाला, इसका मतलब है हमारा हर वेक्टर, रेंज ऑफ टी का जो हर वेक्टर है वो इन तीन वेक्टर्स का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इट्स मीन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो हमारी रेंज ऑफ टी है वो क्या होगी, वो स्पैन होगी इन तीनों वेक्टर्स का, यानी इट इज़ ए स्पैन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। ये हमारा 1 1 1, उसके बाद कॉमा ये हमारा 2 1 3 और उसके बाद ये कॉमा हमारा जो लास्ट वेक्टर है ये है हमारा -1 -2 0। तो ये हमने यहाँ से रेंज ऑफ टी जो है वो फाइंड कर ली है। रेंज ऑफ टी इज द स्पैन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। अब हम फाइंड करेंगे रैंक ऑफ टी। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी रैंक ऑफ टी की, तो रैंक ऑफ टी की डेफिनेशन क्या थी, वो हमारे पास थी डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इज कॉल्ड रैंक ऑफ टी। और रैंक ऑफ टी का हमने एक प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम भी किया था कि हमारे पास, अब अगर आप नोट करें ये जो हमारे पास रेंज ऑफ टी आई है, रेंज ऑफ टी जो है ये हमारी एक्चुअली आई है कॉलम स्पेस ऑफ ए के इक्वल। इट इज द कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। आप देख सकते हैं कि ए का जो फर्स्ट कॉलम है वो ये फर्स्ट वेक्टर है, ए का जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड वेक्टर है और ए का जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड वेक्टर है। तो यानी हमने नोट किया जो रेंज ऑफ टी है वो आई है कॉलम स्पेस ऑफ ए। अब हमें फाइंड करनी है रैंक। तो रैंक होता है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। अब जो प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ा था उसमें हमने यही कहा था कि जो कॉलम स्पेस ऑफ ए की अगर हम बेसिस फाइंड करना चाहते हैं तो जो रैंक ऑफ टी होगा वो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी होगा। तो हम अगर ए का रैंक फाइंड कर लें तो वो हमारा बनेगा बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। तो अब इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। अब हम ए जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारी जो रेंज ऑफ टी है वो आ रही है कॉलम स्पेस ऑफ ए के इक्वल, तो हम ए को पहले एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, ये मेथड बिल्कुल उसी तरह से है। ये हमारा 1 2 -1, ये हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस रो 1। तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा 0 -1 एंड -2 +1 -1 और यहाँ 1 -1 0, 3 -2 1 एंड 0 -1 वो 0 +1 +1 बन जाएगा। अब हमने यहाँ ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बनाना है, तो हम इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, यानी रो 2 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, सेकंड रो में हमारा ये 0, ये 1 और ये 1 और यहाँ पे ये 0 1 और 1। अब हमें यहाँ इस 1 के नीचे 0 बनाना है क्योंकि हम एचिलॉन फॉर्म बना रहे हैं। ये प्रोसेस आपको आता है। तो रो 3 माइनस रो 2 ये ऑपरेशन करेंगे हम, तो हमारा 1 2 -1
और यहाँ पे हमारा 0 1 1, तो रो 3 माइनस रो 2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0। ये हमारी एचिलॉन फॉर्म आ चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है एक्चुअली बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। कॉलम स्पेस ऑफ ए की बेसिस हमने फाइंड करनी है, क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। ज़ाहिर है रेंज ऑफ टी कॉलम स्पेस ऑफ ए के इक्वल है। अगर हम बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए फाइंड कर लें तो वही होगी बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो होगी डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। तो अब आप देखें, मैंने आपको कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए की बेसिस फाइंड करने का तरीका प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जब हमने कॉलम स्पेस ऑफ ए स्टडी की थी, क्या मेथड था? किसी भी मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड करने का तरीका ये था कि हम उस मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम पिवट एलिमेंट्स को सर्च करते हैं। अब देखें, यहाँ पिवट एलिमेंट है और यहाँ पिवट एलिमेंट है। अब फर्स्ट टू कॉलम्स में क्योंकि पिवट एलिमेंट है और कॉलम 3 में पिवट एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए जो यहाँ बेसिस बनेगी हमारी, बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए की जो बेसिस होगी वो हमारी बनेगी कॉरेस्पॉन्डिंग, हमारी जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स होंगे मैट्रिक्स ए के। क्योंकि ये हमारा जो है ये एचिलॉन फॉर्म है, तो ये जो फर्स्ट टू कॉलम वेक्टर्स हैं ये जो एचिलॉन फॉर्म आई है इसकी बेसिस बनेंगे। लेकिन जब हम कहेंगे कि हमारी कॉलम स्पेस ऑफ ए की बेसिस की बात करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स ए में हम चेक करेंगे, तो हमारा जो बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए होगी वो एक्चुअली हमारे ये दो वेक्टर्स होंगे। एक वेक्टर हमारा होगा फर्स्ट वाला 1 1 1 फर्स्ट कॉलम, और दूसरा हमारा वेक्टर होगा सेकंड कॉलम 2 1 3। तो ये हमारी बेसिस आई है कॉलम स्पेस ऑफ ए की। ये मेथड आपको मैं पहले बता चुका हूं। अब इसकी डायमेंशन क्या हो गई? जाहिर है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, इसके अंदर चूंकि दो वेक्टर्स हैं, इसकी बेसिस में कॉलम स्पेस ऑफ ए की COL हम लिखेंगे कॉलम स्पेस को। कॉलम स्पेस ऑफ ए की बेसिस में दो वेक्टर्स हैं, तो इसकी जो डायमेंशन आई है वो 2 आई है। और चूंकि रेंज ऑफ टी हमारी कॉलम स्पेस ऑफ ए के इक्वल आई थी, तो इस वजह से जो हमारी डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी होगी वो हमारी क्या होगी? डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी वो भी हमारे 2 होगी। और आपको पता है जो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी है वो कहलाती है रैंक ऑफ टी। ये हम डिफाइन कर चुके हैं। ये क्या कहलाती है? रैंक ऑफ टी। तो ये हमारा क्या आया? 2 के इक्वल आया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी है कि फाइंड द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हमारी है एग्जाम्पल, इसे हम देखेंगे। ये एग्जाम्पल हमारी है कि हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी R5 से R3 में। R5 से R3 में हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, BA लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस तरह से डिफाइंड है, डिफाइंड बाय हमारे पास T ऑफ V बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरफ से की तरह है। T ऑफ V इज इक्वल टू AV, और फॉर ऑल V बिलोंग्स टू R5। जाहिर है ये V हमारा डोमेन का एलिमेंट होगा और डोमेन हमारे पास R5 है। एंड और जो मैट्रिक्स A है वो हमारे पास उसने यहाँ पे गिवन है। द मैट्रिक्स A इज 1 -1 3 2 0 4 1 -2 0 1 1 3 1 0 2।
और इसका ऑर्डर जो है वो है 3/5, 1 2 3, 3 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5, 3 क्रॉस 5। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोट करें तो ये जो हमारे पास ए है ना, ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, क्योंकि जब हमने मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइंड किया था तो बिल्कुल इसी तरह से डिफाइंड किया था, टी ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी। तो ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इसका जो ऑर्डर है वो होता है इस तरह से। अगर हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर एम से आर एन में होगी तो ए का ऑर्डर एन क्रॉस एम होगा। यानी देखें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी R5 से R3 में है, लेकिन ए का ऑर्डर किया है 3 क्रॉस 5, पहले 3 आएगा और बाद में 5 आएगा। तो यहां से वो कह रहा है कि आपने रैंक एंड नलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी फाइंड करनी है। डिटरमिन रैंक एंड नलिटी, रैंक एंड नलिटी of the linear transformation T जो आपको गिवन है। तो यहाँ पे हम उस पिछले थ्योरम की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे। प्रीवियस थ्योरम हमें ये कहता था कि जो हमारी ए की हमारी नल स्पेस होगी, ए की नल स्पेस जो है वो इक्वल होती है कर्नल ऑफ टी के इक्वल होती है, और जो ए की कॉलम स्पेस है वो इक्वल होती है रेंज ऑफ टी के। तो हम यहाँ से पहले रैंक फाइंड करते हैं। तो रैंक हमारा क्या होता है? रैंक हमारा होता है डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। तो रेंज ऑफ टी हमारी होती है कॉलम स्पेस ऑफ ए। हम पहले कॉलम स्पेस ऑफ ए को फाइंड करते हैं, यानी हम कॉलम स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। जो हमारी कॉलम स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन होगी वही हमारा क्या होगा? रैंक होगा। तो मैट्रिक्स हम लेते हैं ए मैट्रिक्स को हम एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। 1 -1 3 2 0 4 1 -2 0 1 1 3 1 0 2। तो ये मैट्रिक्स है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एचिलॉन फॉर्म में। अब एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता है, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा डायरेक्ट कन्वर्ट कर दूंगा। बाकी प्रोसेस आप बुक में से देख सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग द elementary row operations we get the following echelon form. एचिलॉन फॉर्म मैं डायरेक्ट इसकी एचिलॉन फॉर्म लिख रहा हूँ, ये आप ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, हम आखिरी स्टेप पे पहुंचेंगे। इसकी एचिलॉन फॉर्म जो बनेगी वो इस तरह से बनी है 1 0 0 7/23 4/23 0 1 0 -6/23 13/23 0 0 1 11/23 13/23 3/23, यहाँ पे 3 है, जस्ट 3/23। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हम इससे एचिलॉन फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में भी इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके और एचिलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके। अब ये हमारी एचिलॉन फॉर्म आ चुकी है, तो यहाँ आप नोट करें पिवट एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं। ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है।
इट्स मीन हमारा कॉलम 1 जो है उसमें पिवट एलिमेंट है, कॉलम 2 में और कॉलम 3 में। तो इसका मतलब है अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स हम ए में चेक करेंगे। तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ये जो 3 कॉलम्स हैं ये हमारे बेसिस बनाएंगे कॉलम स्पेस ऑफ ए की, क्योंकि फर्स्ट 3 कॉलम्स में हमारे पिवट एलिमेंट्स हैं और हमारे कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 में पिवट एलिमेंट्स अक्कर नहीं करते। इसलिए हमारा ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ए में जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम 4 और कॉलम 5 होंगे ये हमारे बेसिस में नहीं आएंगे, ये आपको मालूम है। तो इस वजह से जो हमारी बेसिस होगी, यहाँ पे हमारी बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए वो होगी हमारी, ये हम इसे सेट की शेप में लिखेंगे। एक तो फर्स्ट कॉलम होगा, कॉलम नंबर 1 1 4 1, उसके बाद हमारा कॉलम नंबर 2 होगा -1 1 3, उसके बाद हमारा कॉलम नंबर 3 होगा 3 -2 1। तो ये हमारी बेसिस आ गई कॉलम स्पेस ऑफ ए की। अब जाहिर है हमारी जो कॉलम स्पेस ऑफ ए है वो इक्वल होती है हमारी रेंज ऑफ टी के, तो हम लिख सकते हैं ये हमारी आ गई बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी। बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी भी हमारी यही है। इसे अगेन हम लिख सकते हैं 1 4 1 और हमारे पास -1 1 3 और उसके बाद हमारे पास है 3 -2 1। अब आपको पता है कि हमारी जो डायमेंशन है रेंज ऑफ टी की वो कहलाती है रैंक ऑफ टी। तो हमारा यहाँ से जो रैंक ऑफ टी होगा वो होगी रेंज ऑफ टी की डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब है रेंज ऑफ टी की बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो कितने हैं 1 2 3। तो यहाँ से रैंक ऑफ टी जो हमारा आया वो क्या आया, वो हमारा यहाँ पे 3 आया है। अब हमने इसे सेकंड पार्ट इसका जो है हमने वो करना है, हमने अब फाइंड करनी है इसकी नलिटी। अब नलिटी जो हमारे पास है, आपको पता है कि नलिटी फाइंड करने के लिए हमें पीछे पता है कि नलिटी हमने फाइंड करनी है। नलिटी के लिए हमें फाइंड करना होगा कर्नल ऑफ टी। और कर्नल ऑफ टी हमें पता है पिछले थ्योरम से कि कर्नल ऑफ टी होगी मैट्रिक्स ए की हमारी नल स्पेस, यानी हमारा जो कर्नल होगा, कर्नल ऑफ टी, वो होगी हमारी नल स्पेस, नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम पहले नल स्पेस ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो उसके डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, तो वही हमारी डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी आ जाएगी। तो नल स्पेस ऑफ ए के लिए आपको याद होगा हम एक होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो आपको पता है, वो चूंकि R5 से R3 में है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी हमारी R5 से R3 में है, तो जाहिर है ये x जो है ये R5 का एलिमेंट्स होगा हमारा यहाँ पे, ये जो x है। तो ये होमोजीनियस सिस्टम हम बनाने के बाद फिर इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लेते हैं। तो हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो हम यहाँ से बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और उसको हम एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एचिलॉन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा पहले मैट्रिक्स ए हम लिखेंगे। ए हमारा क्या है 1 -1 3 2 0 4 1 -2 0 1 1 3 1 0 2। और होमोजीनियस सिस्टम है हमारा, तो इसका मतलब है ये 0, यहाँ पे हमारा ये इस तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ये हमारा कॉलम आ जाएगा 0। यहाँ पे याद रखना ये जो हमारा x है ये हमारा 5 टुपल होगा। क्यों? क्योंकि ये x डोमेन को बिलोंग करेगा और डोमेन हमारी R5 है, ये 5 टुपल होगा। यानी हम यूं कह सकते हैं यहाँ पे वेयर जो हमारा x होगा x इज इक्वल टू हमारा एक 5 टुपल होगा
x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। नल स्पेस ऑफ ए यही होती है ना, इसका सोल्यूशन जो होता है, इस होमोजेनियस सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन सेट, वो हमारी नल स्पेस ऑफ ए बनेगा। और सोल्यूशन वेक्टर किस तरह का है हमारा? 5 टुपल। अच्छा जी, अब हम इसे एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एचिलॉन फॉर्म में डायरेक्टली मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप ऑपरेशंस के जरिए। इन्होंने रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, आप रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली करूँगा, यहाँ से इसकी एचिलॉन फॉर्म में यहाँ से लिखूँगा डायरेक्टली। तो ये आप प्रोसेस से कर सकते हैं। एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, ये हमारी बनी है 100 7/23 4/23 and 0 0 1 0 minus 6/23 13/23 0 and 0 0 1 11/23 3/23 एंड 0। ये हमने डायरेक्ट इसको, यानी ये आपने प्रोसेस सारा करना है, ऑपरेशंस आपने करने, एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने के बाद ये हमारी आई है एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। अब हमारी ये रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म क्योंकि आ चुकी है, तो अब हम यहां से इसकी फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए इसको किसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हम लिखेंगे? द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, तो वो हमारा जाहिर है x1 x2 x3 x4 x5 था, तो इसके साथ x1 मल्टीप्लाई होगा, x इसके साथ x2, इसके साथ x3, इसके साथ x4 और इसके साथ x5, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा यहां से बनेगा x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 7/23 x4 प्लस 4/23 x5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहां से हमारा 0x1 प्लस 1x2 प्लस 0x3 माइनस 6/23 x4 प्लस 13/23 x5 इज इक्वल टू 0। और ये थर्ड रो हमारी 0x1 प्लस 0x2 प्लस 1x3 प्लस 11/23 x4 प्लस 3/23 x5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। तो यहाँ से हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब आप ये देखें, यहाँ पे हमने फ्री वेरिएबल्स को किस तरह चूज करना है। फ्री वेरिएबल्स को आप देखें, कॉलम नंबर 1 में भी पिवट है, कॉलम नंबर 2 में भी पिवट है, कॉलम नंबर 3 में भी पिवट है, कॉलम नंबर 4 और 5 में पिवट एलिमेंट नहीं है। इसलिए हमारा फोर्थ और फिफ्थ वेरिएबल जो होगा x4 और x5, ये हमारे फ्री वेरिएबल्स होंगे। तो हमने इनको फ्री वेरिएबल पुट करना है। तो लेट हम करेंगे, लेट x4 इज इक्वल टू t का नाम दे दें, और x5 को आप नाम दे दें स्मॉल s का। ये फ्री वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स होंगे, वेयर t एंड s बिलोंग्स टू r एंड दीज आर आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स। अब हम यहाँ से बाकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 1 हमें हमारे पास आई है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये 0 वाले तो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन जाएगी x1 प्लस 7/23 x4 प्लस 4/23 x5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड हमारी बन जाएगी, ये भी 0 ये भी 0, x2 के साथ x2 माइनस 6/23 x4 प्लस 13/23 x5 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 3 हमारी बनेगी, पहले दो 0 हो जाएंगे, ये हमारा x3 प्लस 11/23 x4 प्लस 3/23 x5 इज इक्वल टू 0।
हमारी जो 3 इक्वेशंस थी, अब इन तीनों इक्वेशंस से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। बाई 3 इक्वेशन नंबर 3 से हम x4 और x5 वाले टर्म्स को राइट पे लेके जाएंगे, तो x3 हमारा ये आ जाएगा। अब चूंकि x4 और x5 आर्बिट्रेरी थे, x4 को हमने t पुट किया था और x5 को s, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारी x3 की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरह से हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, और x4 और x5 की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे t और s। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि इन टर्म्स ऑफ x4 x5 है, और x4 और x5 की जगह उनकी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ t और s पुट करेंगे। अब चूंकि हमें ये सोल्यूशन सेट फाइंड करना था होमोजेनियस सिस्टम का, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो वेक्टर था x, उसमें 5 टुपल्स थे हमारे, तो x1 x2 x3 x4 x5, ये हम सारी वैल्यूज़ x1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x2 की पुट करेंगे, x3 की, x4 की और x5 की। क्योंकि x4 की वैल्यू t थी तो मैं इसे लिख सकता हूँ t प्लस 0, और x5 की वैल्यू हमने s चूज़ की थी तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस s। अब आप देखें ये जो कॉलम मैट्रिक्स है, इसकी हर टर्म जो है वो दो टर्म्स का सम है, तो हम इसके दो मैट्रिसेस बना सकते हैं। टी वाली टर्म्स का एक मैट्रिक्स बना लें और प्लस हमारी एस वाली टर्म्स का दूसरा मैट्रिक्स बना लें, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो दोबारा से यही मैट्रिक्स हमारा बनेगा। अब यहां से हम कॉलम कॉलम मैट्रिक्स फर्स्ट में से हम टी कॉमन ले लेंगे और कॉलम मैट्रिक्स सेकंड में से हम एस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आप नोट करें टी और एस हमारे आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स थे। तो अब ये जो एक्स है हमारा, ये एक्चुअली नल स्पेस का एक वेक्टर है। तो हमारी नल स्पेस में किस तरह के वेक्टर्स हैं, किस तरह के एलिमेंट्स हैं, हमारी नल स्पेस का हर